नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अमित शाह जी ने एक ज़बरदस्त खुलासा किया। आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे राहुल भैया और उनके जितने भी चमचे वमचे जितने भी हैं वो लगे हुए हैं पूरा ज़बरदस्त प्रचार में कि साहब के फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म हो गई है, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है और साहब हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात एजेंसीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। और एजेंसीज़ का दुरुपयोग किस प्रकार का हो रहा है कि केवल विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। इसको लेके विपक्षी दलों को लेके वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल की तारीख भी दे दी है उसके ऊपर, लॉर्ड मूनशाइन ने। तो इस विषय में अमित शाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त रिमार्क किया और वो रिमार्क क्या किया कि भाई दुरुपयोग किसे कहते हैं वो मैं बताता हूँ। कि मुझको जब सीबीआई द्वारा गिरफ़्तार करवाया गया था और वो केस कौन सा था, वो सोहराबुद्दीन का केस था। तो उस सोहराबुद्दीन के केस में अमित शाह जी गिरफ़्तार किए गए थे। तो उन्होंने ये कहा कि लगातार मेरे ऊपर सीबीआई के अधिकारियों द्वारा केवल ये दबाव डाला जाता था कि देखो तुम तो बस मोदी का नाम ले लो, मोदी को फंसा दो और उसके बाद देखो कि तुमको हम बिल्कुल क्लीन चिट देके और तुमको हम फ्री कर देंगे। इसको कहते हैं दुरुपयोग, असली दुरुपयोग। हमारे राहुल बाबा तो किसी कोर्ट ने डिफेमेशन केस में उनको सज़ा इसलिए दी कि भाई साहब जो थे वो कोर्ट की आंखों में आंखें मिलाकर बदतमीज़ी कर रहे थे और कह रहे थे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। भाई ये माफ़ी नहीं मांगूंगा जो है ये क्या होता है कि ऑड दिन तो आप माफ़ी मांग लेते हो। आपने माफ़ी आरएसएस वाले केस में भी मांगी और आपने रफ़ाल वाले केस में भी जाके सुप्रीम कोर्ट में मांगी। फिर आप कहते हो कि मेरा सरनेम गांधी है, मैं माफ़ी नहीं मांगता। अरे भैया ज़रा वो गांधी जी को देखो हमारे, जिनके नाम पे आप लोग फल फूल रहे हो, जिनको लोग जो है कई बार महात्मा भी कह देते हैं। उन श्री श्री मोहनदास करमचंद गांधी ने तो इतनी बार माफ़ियाँ मांगी और इतनी बार योर ओबीडियंट सर्वेंट लिखा अपने पत्रों में अंग्रेज़ों को कि उसको देख के तो कोई ओबीडियंट सर्वेंट भी बेचारा शर्मा जाए। वो सारी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी। पेंशन भी ली, जिसके लिए सावरकर को कहते हो, तो वो जो है वो पेंशन भी ली 100 रुपये वाली। तो सब कुछ तो उन्होंने लिया। क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, 5 दिन में 7 दिन में ठप हो गया और उसके बाद फिर उसको सस्टेन किसने किया? उसके बाद बाहर से ब्रॉडकास्ट कर करके रेडियो पर सुभाष जी ने उसको सस्टेन किया। तब उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ली। तो ये तो हुआ गांधी जी का चरित्र। और उन्होंने माफ़ी मांग ली क्विट इंडिया मूवमेंट पर। और खिलाफत वाला जो मूवमेंट तथाकथित था जिसको आजकल के जो हमारे इतिहासकार हैं उसको कहते हैं कि साहब वो कांग्रेस का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। बिल्कुल नहीं था, वो तो खिलाफत कमेटी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जिसमें कांग्रेस जो थी पिछलग्गू करके उसके समर्थन में कूदी थी और उसको उन्होंने वापस ले लिया माफ़ी मांगते हुए कि साहब ये जो है वो हिंसा हो गई तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो वो तो दिन रात माफ़ी मांगा करते थे। नाम ही उनका माफ़ी वीर था, जिनके नाम के पीछे ओरिजिनल जो गांधी थे उनका। बाकी बचा नेहरू ख़ानदान, उनकी माफ़ियाँ सुन लो भाई। वो तो बहुत पहले माफ़ी मांग चुके। सबसे पहले तो मोतीलाल नेहरू, यानी कौन मोतीलाल नेहरू? आपकी नानी जी के, आपके पिताजी के नाना जी के पिता। ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कि आपके पिताजी राजीव गांधी, राजीव गांधी जी के माताजी इंदिरा गांधी, माताजी के पिताजी नाना हुए जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू। उन्होंने खुद की तरफ से माफ़ी मांगकर और जवाहरलाल नेहरू को जेल से निकलवाया था और ये कहा था कि हमारा बच्चा जो है नाजुक है, ये ऐसी जेलों में नहीं रह पाएगा। नाभा की बात है, नाभा जो
एक प्रिंसली स्टेट था पंजाब में, तो वहाँ नाभा में माफ़ी मंगवा के वाइसरॉय को चिट्ठी लिख के वाइसरॉय से, वो तो अंग्रेज़ों को ही तो पिट्ठू थे ना वो, तो वो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से बातचीत करके 1923 में बेटे को छुड़वाया। वो भी एक बड़ी भारी माफ़ी थी उसकी, तो आज तक चर्चा है कि भाई जिनको कहते हैं कि बड़ा जेलों में रहे, वह असली जेल में तो एक ही बार रहे और भाग छूटे। तो अब आपने अमित शाह के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर षड्यंत्र करते थे। ये जो 30 तासी तलवाड़ है और वो एक जज थे आफ्ताब आलम, उनके यहाँ किस तरह से केस लगते थे और ऊपर नीचे होते थे, किस तरह से अपने रिटायरमेंट के वाले दिन एक जस्टिस थे अरिजीत पसायत, उन्होंने एसआईटी का गठन कर दिया। ये सब लोगों को पता है। अब एसआईटी में एक राघवन जैसा कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो थोड़ा सा ईमानदार था, तो उसने उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन करके और मोदी का इंटरोगेशन किया, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, पहली बार हिस्ट्री में 9 घंटे। और उसके बाद उसको लगा कि इसमें कुछ नहीं है, तो मोदी को छोड़ दिया। फिर वीज़ा बैन चालू हो गया 2005 में कि भाई मोदी को यूएस का वीज़ा मत दो। अरे भाई ऐसा क्या है यूएस के वीज़ा में यार? यूएस का वीज़ा तो रूटीन में बहुतों को मिलता है, ये अमृतपाल जैसों को मिल जाता है, लेकिन मोदी को वीज़ा बैन मत दो। क्यों? क्योंकि साहब उसने गुजरात में जो है वो मुसलमानों को मार दिया। मरे थे ना जो वो लोग गोलियों से, जो मरे थे, जो गोलियों से मरे थे पुलिस की, उसमें से 74 मुसलमान थे, 250 हिंदू थे। ये पता है कि नहीं आप लोगों को? इसीलिए तो आजकल के हमारे जो दूसरे जो ट्रैड वाले हैं वो उसको याद दिला दिला के कहते हैं कि मोदी तो एंटी हिंदू है, और यूएस ने बैन कर दिया उनको एंटी मुस्लिम में। तो भाई मोदी जी अब आप हमें बताओ आप क्या है, आपके कई रूप हैं। लेकिन ये हमें पता है कि यूएस वीज़ा बैन कराने में 65 तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल थे, जिनमें से 4 ने बाद में डिनाई कर दिया कि उनके जो दस्तखत हैं वो फर्जी हैं। उनमें सीताराम येचुरी भी थे जिन्होंने कहा कि हमारे दस्तखत फर्जी हैं। तो इसीलिए हो सकता है आजकल आप कई बार देख लेते हो ना, तो सीताराम येचुरी और मोदी जी की आपस में जो है वो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है इस वजह से होता हो। अमित शाह की ले लो, तो अमित शाह को फंसाया गया। पहले तो इशरत जहाँ केस उसमें फंसाया गया, और बाद में एक वो सोहराबुद्दीन कौसरबी केस था उसमें फंसाया गया। और सोहराबुद्दीन उस कौसरबी केस में तो उनको गिरफ्तार किया गया, केस को बाहर ट्रांसफ़र किया गया महाराष्ट्र में। और ये सब किया किसने? वो हमारे जो आफ्ताब आलम थे, वो 30 तासे तलवाड़ जैसा उनको लिख के दे देती थी वैसा वो छाप देते थे। ऐसा सब होने के बाद को सोहराबुद्दीन केस में और इशरत जहाँ केस में जो डीजी वंजारा था पुलिस ऑफिसर जो कि हिंदूवादी था, उसको गिरफ्तार कराया गया। एक हमारे राजस्थान का एक ऑफिसर था एमएन दिनेश, बड़ा सख्त और ईमानदार ऑफिसर माना जाता है आईपीएस का, उसको लंबे समय तक गिरफ्तार करके रखा गया। तो ये सारे काम जो है वो इन लोगों ने करवाए पूरी तरह से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके। तो भाई जब उन दुरुपयोगों को देखते हैं तो उनके मुकाबले में मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने, अमित शाह जी ने तो कुछ किया ही नहीं आज तक। बहुत कुछ करना बाकी ही रह गया है इन लोगों के लिए। अगर आप कहते हो कि इन्होंने बहुत सारा दुरुपयोग किया है, नेशनल हेराल्ड वाला केस जिसमें फंसे हुए हैं, जमानत में हैं हमारे राजकुमार, वो सुब्रमण्यम स्वामी का दायर किया हुआ है, उससे मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं। अभी अभी जिसमें आपकी सदस्यता रद्द की है वो एक प्राइवेट एमएलए ने किया है। और तो और मज़ा तो अब आएगा कि अब तो ललित मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस करने की घोषणा कर दी है, और वो भी करेगा कहाँ? यूके कोर्ट में। और यूके कोर्ट में आप जानते हैं यदि आपके खिलाफ केस हो गया और वहाँ पर आपने अपनी पैरवी मुकम्मल नहीं की और वहाँ पर ये माफ़ी जो मांगने वाला है वो नहीं किया, तो आप फिर दोबारा यूके नहीं जा पाएंगे, वो कैम्ब्रिज में नहीं जा पाएंगे, वो तरह तरह के जो फोरम बने हुए हैं सैम पिट्रोडा साहब वाले, वहाँ आप जा नहीं पाएंगे। नीरव मोदी तो बेचारा जेल में, तो वो कर नहीं सकता। लेकिन ललित मोदी को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आपको बता दूँ, उसने जो है वो कई लोगों के खिलाफ ये
केसेस किए हैं और जीता है उनमें। वो तो बड़ा भारी लिटिगेशन का एक्सपर्ट है। तो आप भले नरेंद्र मोदी से डरे या ना डरे, लेकिन ये जो ललित मोदी ने केस किया है ना, इस पे आप बिल्कुल निशा खातिर रहें और निश्चिंत रहें कि इसमें जो है आपके खिलाफ मामला जाने वाला है, क्योंकि यूके कोर्ट जो है वो इस मामले में बड़े सख्त हैं। आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। अच्छा, वो डिफेमेशन चूँकि वहाँ पे सिविल होगा इसलिए आप सोच सकते हैं, लेकिन आप जा तो ना पाएंगे यूके, क्योंकि फिर आपको समन नंबर आएंगे, आप जाएंगे नहीं वहाँ पे। तो भाई मिसयूज़ किसको कहते हैं? वो कांग्रेस ने जो कुछ किया उसके मुकाबले में तो हमारे बीजेपी वालों ने तो कुछ किया ही नहीं, बगैर मतलब उनको फासिस्ट भी कह रहे हैं और उनको डेमोक्रेसी का दुश्मन भी कह रहे हैं और क्या क्या कह रहे हैं। बस भैया नैरेटिव बनाए जाओ तुम लोग। तो असली फासिस्ट कौन है वो यहाँ दुनिया जानती है और सारे वोटर जानते हैं। इसीलिए ये सब नैरेटिव बनाने के लिए आपसे जो है वो पश्चिम वाले, आपका फ्रेंच क्लब उससे इम्प्रेस हो जाता है, यूएस क्लब इम्प्रेस हो जाता है, यूके क्लब उससे बहुत प्रभावित हो जाता है, लेकिन भारत में एक आधा वोटर भी प्रभावित नहीं होता। कितने दुख की बात है हमारे राजकुमार के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।